इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफाइन, पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है भैया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो उस सरफेस से कैसे पास हो रही हो, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, तो उन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफाइन एज द total electric line of force in any surface into electric field passing normally through the surface denoted by phi e। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगी phi e लिखेंगे। ऐसा यूनिट की बात आएगी, ऐसे यूनिट जब लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। वेरी आईएमपी है, याद करके जाइएगा। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। ओके, मान लिया जाए ये सरफेस है, ये सरफेस है ds, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं, सरफेस का नॉर्मल इधर है, ये कौन है सरफेस का नॉर्मल। ओके, तो अगर फील्ड लाइन और नॉर्मल ओके, ये फील्ड लाइन भी इधर इस तरह से जा रहा है, जैसे ये नीचे से निकला यहाँ से। ओके, ये नॉर्मल की डायरेक्शन। ओके, और नॉर्मल सरफेस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में क्योंकि डी मान लो डी फाई बराबर डी एस कॉस थीटा ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है इसका। डी फाई क्योंकि स्मॉल सरफेस लिया हमने डी एस, तो अगर डी एस ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सरफेस के साथ कैसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो बोले वो यहाँ पे cos 90 रख दूंगा, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस केस में बोलेंगे हम मिनिमम अगर सरफेस से किसके पैरेलल होगा, फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, और सरफेस के कैसे डिग्री बनाएगा, सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा, सरफेस से सॉरी नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो कितना होगा 0। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, कैसा होगा पैरेलल, यानी कि यहाँ पे इसको हटाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी पैरेलल आ गया, सरफेस के कैसा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो उसको पैरेलल मानेंगे, तो डी फाई यहाँ ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा मैक्सिमम। वैसे मिनिमम मैक्सिमम पूछे ना पूछे, ऐसा यूनिट पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। वेरी आईएमपी है, पढ़ के जाइएगा। ओके, गॉस थ्योरम वेरी आईएमपी है। वैसे गॉस थ्योरम जैसे क्वेश्चन पे इस बार न्यूमेरिकल फंसेगा, इंटेंसिटी एक्जियल और नॉन एक्जियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर न्यूमेरिकल्स रहेगा, इजी वाला, यानी वहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी रहेगी और 1/4πε0 की वैल्यू वगैरह रख के आपको निकालना रहेगा। तो इसको गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, गॉस थ्योरम वेरी आईएमपी है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ इसके विषय में। फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम टू नेट चार्ज present in that surface। okay, the flux q into 1/ε0, यानी कि फ्लक्स phi e बराबर 1/q/ε0, ये स्टेटमेंट है और इसको लेके आना है। अब हमने देखा कि यार हमारे पास कुछ फार्मूले हमें पता होना चाहिए, जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो वहां मिल जाएंगे। क्या फार्मूला है, एक फार्मूला है इंटेंसिटी का, जो कहता है 1/4πε0 q/r², ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और एक होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन में r², ये सॉलिड एंगल का फार्मूला है, जिसे हम डी ओमेगा रखेंगे डी एस के लिए। ओके, और एक फार्मूला है डी ओमेगा की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके तो ओमेगा आएगी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 4π। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यार, इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बार मैं रफ करके डायग्राम बना देता हूँ। ओके,
तो मान लिया जाए ये मेरा एक क्लोज सरफेस है, लेट एज इज अ क्लोज सरफेस, कोई शेप नहीं है इसका, और मैंने यहाँ पे मान लिया इसको ओ सेंटर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मान लिया एक पॉइंट है पी, कौन सा पॉइंट है पी आर डिस्टेंस पर, जहाँ क्यू चार्ज लिया मैंने और जहाँ मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस एज सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट में ले लेता हूँ डी एस। ओके, मान लीजिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है ओ की तरफ है, और यानी ओ से पी की तरफ है। ओके, अब इसके इंटेंसिटी के साथ इसकी डीएस की डायरेक्शन है, यानी कि जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ दी सरफेस माना है, इनके बीच का एंगल है डी। ये जो स्मॉल सरफेस है, सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को ही हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, यानी कि डी ओमेगा बोलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस स्मॉल एलिमेंट से सो फ्लक्स लिंक्ड विथ ds। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा डी फाई, क्या लिखूंगा डी फाई। फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू इफेक्टिव एरिया डी एस। अब ई और डी एस के बीच एंगल बन रहा है भैया, कौन बन रहा है कॉस थीटा। इंटेंसिटी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, डी फाई ई, इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा कॉस थीटा, यही लिख देता हूँ कॉस थीटा भैया। अच्छा, इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यार, ठीक है, कॉस थीटा। अभी आप अपन यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा, ये जो कॉस थीटा है किसके साथ है, डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। अभी हमारी बात हुई कि डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर क्या है, डी ओमेगा। तो मैंने यहाँ लिखा डी फाई, यहाँ लिखा 1/, अच्छा क्यू को ही लिख दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ मैंने लिख दिया डी ओमेगा। अच्छा, डी फाई इधर है, डी ओमेगा उधर है, तो ऐसे केस में तो हमें पता है यार क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के दौरान क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इधर मैंने डी ओमेगा कर दिया इंटीग्रेशन। यहाँ डी ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे अपना फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स, और यहाँ डी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा यहाँ पे शायद वीडियो में दिख नहीं रहा है, तो मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ बताई आपको 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ लिख दिया मैंने 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या रख दी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बोलो यही लाना था, यही लाना था, यही लाना था। ओके, सॉल्व हो गया गॉस थ्योरम। वैसे इस बार ना गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल बनना चाहिए, इंटेंसिटी एक्सियल नॉन एक्सियल पे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, आप उसको लेके प्रिपेयर रहें। एक बार एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल देख के जाए जरूर, है ठीक है। ओके, क्वेश्चन आएगा गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ लेके आइए। तो बड़े सिंपल तरीके से मैं यहाँ आपको दो फार्मूले बता दे रहा हूँ कि यार एक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज इज इंटेंसिटी, तो Q0 E = फोर्स, क्योंकि कूलम काय की बात करता है, फोर्स की, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो मैंने बोला कि मान लिया जाए एक सरफेस है जिसके यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसके पी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, कितनी डिस्टेंस पर दिया था इसको, आर डिस्टेंस पर। ओके, तो फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स बराबर हमने बोला कि भैया ई डी एस कॉस थीटा होना चाहिए। हमने बोला यार ये जो डायरेक्शन है ना, थीटा की जो वैल्यू है इसको मैं 0 रख देता हूँ, थीटा बराबर 0, तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 0। तो जब फ्लक्स की बात आएगी तो यहाँ ई इंटू डी एस, डी एस कॉस 0 से ये वैल्यू हट जाएगी। जब डी एस का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ एस, और एस का मतलब स्फीयर, ये इसको लगभग स्फीयर मान लें, तो 4 पाई r² होगा स्फीयर का एरिया। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r²। अब हमने गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो फाई की वैल्यू हम रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये मेरे पास है इंटेंसिटी इंटू 4 पाई r², ये 4 पाई r² मल्टीप्लाई का इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके साथ रख लो, क्यू के अपॉन में r² रख लो, ये इंटेंसिटी आ गई। ओके, अगर क्वेश्चन बोले कि गॉस थ्योरम का यूज करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो यहाँ तक छोड़ना है, लेकिन
क्वेश्चन बोले कि नहीं आपको तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ लेके आना है, तो हम बोलेंगे कि हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। लेट लेट टेस्ट चार्ज इज Q0, टेस्ट चार्ज इज Q0, देन फोर्स इक्वल टू ये F अपॉन सॉरी Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई, ओके, F बराबर Q0, बोलो ई कितना लाए हम ई लाए 1/4πε0, ये सब लाए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए आप, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। कैसी रहेंगी? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट वैल्यू हटा देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q0, Q अपॉन में कौन है? आर स्क्वायर, और यही कौन है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, यही कौन है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बड़ा इजी था, पहले से हमें चीजें पता होना चाहिए। ओके, ये था गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो रखना है, याद रखें, आ चुका है कई बार। अब मैं यहाँ पोटेंशियल नहीं समझाने आया हूँ आपको, मैं समझाने आया हूँ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स यार लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा बनेगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम बट शो इलेक्ट्रिकली, मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं होता है, करंट को फ्लो नहीं होता, बट दे शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, कैसे? जैसे माइका हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया। जब इनके एक एंड से माइका रख दिया मैंने यहाँ पे, एक एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर होगा, जिस एंड से इंटर होगा वो एंड बनेगा नेगेटिव, और जिस एंड से लीव करेगा वो एंड बनेगा पॉजिटिव। तो वो फिनोमिनन जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या आ जाए उस पर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट शो करने लगे, उसे हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। तो दो बातें बताई मैंने। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन इज अ फिनोमिनन इन विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम गेट चार्जेस, ठीक है, द एंड of the dielectric medium where the electric field line enter become negatively charged and the end where the dielectric medium uh, uh, end of the dielectric medium where the electric field line leave develop positive charge. This phenomenon is known as polarization. अच्छा, dielectrics are the dielectric substances are electrically neutral. Dielectric दो होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक कौन होते हैं? पोलर, जो खुद से ही अपने आप दो चार्ज डेवलप कर लें, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नॉन पोलर, जो नॉन पोलर, जैसे O2, इसमें दो अलग अलग चार्ज आएंगे क्या? नहीं, सेम चार्ज आएंगे, तो वो होंगे नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होते हैं? बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको ढूंढना है। पोलराइजेशन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो एक एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर होगी, दूसरे एंड से लीव करेगी। जिस एंड से इंटर होगी वो एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिस एंड से लीव होगी वो एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस फिनोमिनन को हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। वेरी आईएमपी चीजें हैं, याद करके जाइएगा। ओके, कैपेसिटेंस क्या है, बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस, तो हम बोलेंगे कि यार किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। अगर मैं अमाउंट ऑफ यहाँ प्रोपोर्शनल हटाता हूँ, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ C, और अगर Q बराबर V आ जाए, ये हो जाएगा चार्ज, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर में बी डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब कैपेसिटी ऑफ द चार्ज बाय विच रेज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बाय यूनिटी। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज which raise the potential of that conductor by unity. ओके, ऐसा यूनिट की बात करता हूं मैं, बड़ी आईएमपी चीज है, ऐसा यूनिट इसकी फेरेड, ऐसा यूनिट है फेरेड। अच्छा, ये फेरेड जो होगी बड़ी यूनिट होगी, तो अगर मैं लिखूंगा 1 μF माइक्रो फेरेड, तो 10⁻⁻⁶ फेरेड। ओके, और अगर मैं लिखता हूँ 1 pF, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10⁻12 फेरेड। ये जरूर लिखें आप, आईएमपी है। ओके, ये दो क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, फैक्टर अफेक्टिंग और स्फेरिकल
उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन वेरी आईएमपी है और दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी वेरी आईएमपी, इसको प्रिपेयर करना। ओके, अगर मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।